हमने सेल्स बजट, उसके बाद प्रोडक्शन बजट कैसे बनता है, रॉ मेटेरियल परचेज बजट किस तरह से बनता है, और फिर उसके बाद ओवरहेड बजट किस तरह से बनता है, उन सब को हमने समझ लिया था, उनके फॉर्मेट को देखा था और उसमें किस तरह की इंफॉर्मेशंस रिक्वायर्ड होती है जो प्रेजेंट की जानी चाहिए। तो आज नंबर आता है, अगर हम आगे बढ़ें तो कैश बजट का। कैश बजट को फंक्शनल बजट का एक पार्ट इसलिए माना जाता है कि क्योंकि आपको प्रोडक्शन का पता चल गया, प्रोडक्शन कॉस्ट का पता चल गया, तो उसके अकॉर्डिंगली ही आपको फिर कैश का अरेंजमेंट करना पड़ता है। ठीक है, तो कैश बजट पार्टिकुलरली ये बताता है कि आपको अब कितने लिक्विड रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, कितने कैश की आवश्यकता पड़ेगी आपको। और साथ में एक और हमने क्लासिफिकेशन किया था जब फर्स्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे, तो हमने फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल बजट को समझा था। तो फिक्स्ड बजट का तो मतलब यही है कि जो बजट आपने बना दिया उसमें कोई बदलाव करने की गुंजाइश नहीं है। लेकिन फ्लेक्सिबल बजट जो है वो अलाउ करता है कि आप उसमें जो सिचुएशंस है उनके अकॉर्डिंगली आप चेंज कर सकें। ठीक है, तो फ्लेक्सिबल बजट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट समझा जाता है। आज हम इसको भी कवर करेंगे। तो पहले बात करते हैं कैश बजट की। तो अगर हम कैश बजट को देखें तो ये बजट बेसिकली बताता है कि कहाँ से कैश मिलेगा हमें उस पीरियड के दौरान, बजटेड पीरियड के दौरान, और कहाँ पर कैश खर्च होगा, और उन दोनों का कंपैरिजन करके मुझे ये पता चल जाए कि कैश मेरे पास एक्सेस रहेगा, इन हैंड रहेगा, या कैश की डेफिशिएंसी रहेगी कि मुझे उसको अलग से बोरो करना पड़े। ठीक है, उसके लिए अरेंजमेंट करना पड़े। तो देखिए, इसके 3 मेथड जनरली पढ़े जाते हैं। एक होता है रिसीट्स एंड पेमेंट मेथड, रिसीट्स एंड पेमेंट मेथड। दूसरा एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेथड, और तीसरा बैलेंस शीट मेथड। जनरली जो सबसे ज़्यादा यूज होता है वो रिसीट्स एंड पेमेंट मेथड यूज होता है, तो हम इसी को ही लेंगे। और यहाँ कैश बजट पर हम बहुत ज़्यादा वेटेज देंगे भी नहीं, क्योंकि हम यहाँ बजटरी कंट्रोल में लगभग सभी बजट्स का एक ओवरव्यू पढ़ रहे हैं। अगर डिटेल में आपको कैश बजट पढ़ना हो तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एक लेक्चर में कैश मैनेजमेंट के दौरान मैंने कैश बजट पर काफ़ी डिटेल में करवाया हुआ है। जब मैं इस लेक्चर को अपलोड करूंगा तो उसके साथ उसका जो लिंक है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। आप चाहें वहाँ से कैश बजट के आप और भी इलस्ट्रेशंस देख सकते हैं और थोड़ा सा उसको डिटेल में समझ सकते हैं। यहाँ बस एक एग्जाम्पल से उसको समझेंगे कि वो चीज़ बनती कैसे है, कैसे तैयार किया जाता है। तो कैश बजट के रिसीट्स एंड पेमेंट मेथड की मैं बात कर रहा था। रिसीट्स एंड पेमेंट मेथड, तो इसको अगर आप देखें तो मान लीजिए मैंने 3 महीने का कैश बजट बनाना है, फर्स्ट क्वार्टर का ही बनाना है, मान लीजिए जनवरी, फरवरी एंड मार्च। ठीक है, और किस तरह से बनाया जाता है इसमें, ये आप देखिए। सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं इसमें ओपनिंग बैलेंस। जो कैश इन हैंड जनवरी में 1 जनवरी को आपके पास था उसको आप यहाँ लिख देंगे। फिर आपको सारी रिसीट्स लिखनी पड़ती है। आप चाहें तो यहाँ ऊपर रिसीट्स लिख दें, या ओपनिंग बैलेंस भी रिसीट्स में आ जाएगा, ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। रिसीट्स का ही एक हिस्सा आप इसको मान सकते हैं, क्योंकि जनवरी का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा फरवरी में ऑटोमेटिकली ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। तो फरवरी में वो ओपनिंग बैलेंस कहाँ से आया, जनवरी के क्लोजिंग बैलेंस से, तो उसको रिसीट्स का पार्ट भी मान सकते हैं। अब रिसीट्स में कहाँ कहाँ से कैश मिलेगा, जिस जो भी महीने जिसका हमें बजट बनाना है उसमें, तो जनरली हमें मिलती है रिसीट्स कहाँ से, रिसीट्स फ्रॉम कैश सेल्स। अगर कोई नगद बिक्री हुई है तो उससे जो बिक्री है, उससे जो रिसीट्स हो रही है वो आप यहाँ दिखा देंगे। रिसीट्स फ्रॉम डेटर्स, आपने अपने डेटर्स से जो है उधार जो माल बेचा हुआ है उन्होंने पेमेंट करी तो वो रुपया जो वसूल हो रहा है। रिसीट्स फ्रॉम इन्वेस्टमेंट,
या इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, आपने कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है, वहां से आपको डिविडेंड मिला, इंटरेस्ट मिला, मतलब जो भी आपको मिल रहा है नकद रूप में वो आपको यहाँ दिखाना। तो मैंने लिख दिया यहाँ एनी अदर रिसीट्स, और आप इसका टोटल करेंगे तो ये आपके पास टोटल रिसीट्स, जिसको आप इस तरह से ए से डिनोट कर सकते हैं। तो ये तो रिसीट्स का बजट हो गया। फिर पेमेंट बजट आएगा। पेमेंट्स, पेमेंट आप जनरली कहाँ कहाँ करते हैं? देखिए, जो भी खर्चे हैं जनरली हम सभी के लिए पेमेंट करेंगे। अभी हम प्रोडक्शन कॉस्ट बजट पढ़कर आ रहे हैं, तो ओवरहेड्स हमने पढ़े, सेलिंग ओवरहेड, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, या डायरेक्ट मटेरियल, या डायरेक्ट वेजेस, इन सब की हमें पेमेंट करनी है। साथ में टैक्सेशन अगर हमें पेमेंट करना हो, डिविडेंड अगर हमें डिक्लेयर करना हो, या कोई और इस तरह की कंटिजेंसीज हो जिसके लिए हमें कैश पेमेंट करनी हो, तो सारी की सारी पेमेंट यहाँ पर आपको दिखाते चलेंगे। बहुत सिंपल सी बात है। तो रिसीट पेमेंट टू सप्लायर्स लिख दिया है मैंने, इसमें दोनों आगे, मतलब क्रेडिटर जिनको उधार जो उधार दे रहे हैं उनको भी, और जो अगर कुछ नकद आपने खरीदा और उसके बदले में पेमेंट की तो वो भी। फिर पेमेंट आपने पेमेंट फॉर वेजेस, पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस, सभी ओवरहेड्स को मैंने इकट्ठा लिख दिया। और मैं लिख रहा हूँ यहाँ एनी अदर पेमेंट, जो भी पेमेंट हम करेंगे यहाँ लिख देंगे भाई एनी अदर पेमेंट। ये सब पेमेंट जब यहाँ हो जाएगी तो यहाँ हम लिख देंगे टोटल पेमेंट्स, ये टोटल आ जाएगा बी। फिर हम क्या करते हैं, अगर देखो मिनिमम बैलेंस को लेकर कोई कंडीशन ना हो, ठीक है, ऐसे समझो, मैं आपको करके बताता हूँ यहाँ। मान लो ओपनिंग बैलेंस है 10,000, और ये जो जितनी भी टोटल जितनी भी आपको रिसीट्स मिलेगी, मान लो ये टोटल समझने के लिए मन से लिख रहा हूँ 75,000 आ गई, तो टोटल कितना आ जाएगा 85,000। और फिर सारी पेमेंट लिखोगे आप, इस महीने इतने सप्लायर्स के, इतने वेजेस के, इतने इसके, और सारी की सारी आपने पेमेंट की, और वो पेमेंट का टोटल आ रहा है 78,000। ठीक है जी। तो आपके पास अब कितना बचेगा भाई? 85,000 था, 78,000 निकल गया, तो 7,000 रुपये आपके पास बचे। सॉरी, यहाँ तो मुझे 78 लिखना चाहिए, यहाँ 85 में से, ठीक है, 78 जब मैं घटा रहा हूँ ए माइनस बी, मैंने अभी इसको नाम कुछ नहीं दिया है, ये मैंने लिख दिया 7,000। ठीक है। अब ये 7,000, इसको जनरली हम कैश का सरप्लस भी कह सकते हैं, या अगर नेगेटिव में आ रहा है तो कैश की डेफिशिएंसी। ठीक है, तो मैं यहाँ इसको लिख रहा हूँ सरप्लस ऑब्लिक डेफिशिएंसी ऑफ कैश। तो भाई यहाँ तो हमारे पास 7,000 रुपये कैश सरप्लस बच रहा है, यानी कि जनवरी में सब खर्चे पूरे होने के बाद भी लास्ट में हमारे पास 7,000 रुपये बचेंगे, और वो 7,000 रुपये ट्रांसफर हो जाएंगे यहाँ, यानी कि फरवरी का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। और फिर मान लीजिए इस महीने 90,000 रुपये की आपको रिसीट्स होएगी टोटल, और यहाँ पर फिर ये 97,000 हो जाएगा जब टोटल करेंगे। मान लीजिए इस बार यहाँ पेमेंट जो होगी वो टोटल 1,00,000 रुपए की होगी, तो 3,000 रुपया, ये 1,00,000 ही आएगा भाई टोटल। तो 3,000 रुपया अब यहाँ नेगेटिव बचेगा, ये डेफिशिएंसी हो जाएगी, और इस डेफिशिएंसी को फिर हम यहाँ आगे ले आएंगे। एक तरीका तो ये हो सकता है, लेकिन अगर इसमें हम कुछ कंडीशन लगा दें कि देखो भाई कैश को बिल्कुल खत्म किए काम नहीं चलेगा, इसलिए हमने आपसे कह दी कि देखो भाई मिनिमम कैश बैलेंस आपको बनाए रखना है, मिनिमम कैश बैलेंस 10,000 रुपया रखना है, तो तब आपको ये जो यहाँ लिखते हो ना, ये सरप्लस ऑब्लिक डेफिशिएंसी, ठीक है, इसमें कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। क्या एडजस्टमेंट? अब जैसे यहाँ 7,000 रुपया है और मुझे मिनिमम 10,000 रुपये का कैश रखना है, तो मैं करूँगा यहाँ बोरोइंग, कितने रुपए की? शॉर्ट टर्म बोरोइंग करूंगा, शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट करूंगा, चाहे बैंक ओवरड्राफ्ट से, चाहे जिससे भी। और जब बोरोइंग कर रहा हूं तो आगे जब मेरे पास
10,000 रुपए के कैश की पूर्ति हो जाएगी तो मुझे रीपेमेंट भी दिखानी पड़ेगी। और एक लाइन के लिए मैं और जगह खाली छोड़ रहा हूँ, मैं वो भी आपको बताना चाह रहा हूँ। तो टोटल फिर आपका क्लोजिंग बैलेंस आएगा भाई 10,000, और फिर इस 10,000 को आप यहाँ ऊपर लेकर चलेंगे, 10,000 रुपये फिर यहाँ आए। और अब मैं थोड़ा बहुत अपनी तरफ से यहाँ भी चेंज कर देता हूँ। ये 97,000 आ रहा था, अब ये टोटल हो गया 1 लाख, ठीक है। और बात को समझना, अब जैसे मैंने इसको कर दिया, मान लीजिए 1,20,000, खर्चे हो गए 1,20,000 के। तो अब डेफिशिएंसी कितने की आ रही है भैया? अब तो 20,000 रुपये की डेफिशिएंसी है। यानी कि इस बार तो मुझे लोन कितना लेना पड़ेगा? 10,000 रुपये का तो मिनिमम बैलेंस और 20,000 की डेफिशिएंसी पूरी करनी है। अब मुझे 30,000 रुपये की बोरोइंग करनी पड़ेगी, ठीक है। और तब मेरे पास ये बैलेंस बचेगा 10,000 का मिनिमम बैलेंस, और इस 10,000 को मैं ऊपर लेकर आ जाऊंगा। जैसी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में वैसे ही करना है, फुल फ्लेक्सिबिलिटी रखिए बजट बनाते समय। अब मान लो यहाँ मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, यहाँ आपको रिसीट्स मिलेगी 1,50,000 टोटल। तो 10,000 की डेफिशिएंसी, सॉरी 10,000 डेफिशिएंसी नहीं, सॉरी 10,000 प्लस के ही, तो टोटल आ जाएगा ये 1,60,000। और इस महीने मान लो खर्चा रहता है 1,30,000 का, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम कहेंगे अरे भाई देखो हमने कितना लोन ले रखा है, बोरोइंग 3,000 रुपए की तो ये कर रखी है, 30,000 रुपए की ये, 33,000 रुपए की बोरोइंग। अब मेरे पास पैसा कितना है? मेरे पास देखो, अगर आप यहाँ देखें 1,30,000 टोटल आएगा, तो सरप्लस बच रहा है मेरे पास 30,000 का। 1,60,000 में से 1,30,000 को घटाया तो 30,000 रुपये मेरे पास बच रहा है। तो मेरे को 10,000 तो मिनिमम बैलेंस रखना है अपना। तो अब मैं क्या करूंगा? 10,000 रुपये बैलेंस रखने के बाद 20,000 रुपये जो मेरे पास बचे वो मैं रीपेमेंट करूँगा, रीपेमेंट, और फिर मेरा बैलेंस यहाँ 10,000 बच जाएगा। और ये समझने वाली चीज है, आगे भी इसमें और पॉइंट हो सकते हैं। ये तो मैंने मिनिमम बैलेंस की बात कही। मान लो अगले महीने में अगर इसको एक और बार आगे बढ़ाऊं और टोटल मान लो यहाँ आपका टोटल रिसीट्स का टोटल आ रहा हो, मान लो 1,80,000, पेमेंट का टोटल मान लीजिए 1,30,000 ही कर देता हूँ। अब 50,000 रुपये बचे सरप्लस के। अब इसका क्या करोगे? अब आप कहेंगे कि देखो भाई लोन कितना बच रहा है मेरे सिर पे, 30 और 3 33,000, 20,000 रुपये के तो मैं चुका चुका हूँ। तो 13,000 रुपये की मैं ये लोन की पेमेंट कर दूँ। तो अब मेरे पास कितना बचेगा? 37,000 रुपया। ये तो रहा सिंपल बात मिनिमम बैलेंस वाली। अब साथ में मैं इसमें और ट्विस्ट डाल सकता हूँ। मैं आपसे कहूँ कि देखो भाई फॉर्म की एक पॉलिसी और भी है, जैसे मिनिमम बैलेंस 10,000 रखना है ना, ऐसे ही मैक्सिमम बैलेंस रखना है इनको 20,000 रुपया। उससे ऊपर का अगर कुछ बैलेंस बचता है तो भाई उसको इन्वेस्ट कर दो। 20,000 से ऊपर नहीं रखना, 10,000 से नीचे नहीं रखना। तो अगर ये पॉइंट मैं इस क्वेश्चन में यहाँ डाल देता हूँ तो यहाँ एक पॉइंट और बढ़ जाएगा, यानी कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। फिर मैं 17,000 रुपया शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर दूंगा। देखो कैश आएगा मेरे पास तो प्लस, जाएगा रीपेमेंट है तो माइनस, इन्वेस्टमेंट में भी जा रहा है तो माइनस। तो भाई अब मैं कहूंगा कि देखो भाई 33,000 बच रहे थे तो 17,000 मैंने इन्वेस्ट कर दिए, तो 20,000 रुपये का बैलेंस मैंने रख लिया, क्योंकि 20,000 मैक्सिमम बैलेंस है। और अब यहाँ अगर इसमें और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाना हो तो अब यहाँ पर मैं इसमें इंटरेस्ट का पॉइंट भी डाल सकता हूँ। मैं कहूँ कि भाई तुमने बोरोइंग ली थी ना ये 3,000 रुपये की, और ये चुकाई कहाँ है? यहाँ जाकर चुकाई। हम मान लेंगे कि फीफो लग रहा है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो 3,000 रुपये, ये जो तुमने 20,000 रुपये चुकाए हैं, 3,000 रुपये तो ये वाले चुकाए होंगे और बाकी 17,000 रुपया इसमें से चुकाए होंगे। तो इसका ब्याज भी तो दो भाई। तो मान लो भी ये 10% पर एनम, कैलकुलेशन में सुविधा के लिए मैं 12% पर एनम कर देता हूँ। 12% पर एनम हो तो ब्याज कितना दोगे? देखो लिया तो है जनवरी में और चुकाया है मार्च में, तो 2 महीने का ब्याज बन गया ना। तो 3,000 गुना 12% और गुना 2/12, तो फिर ये जो ब्याज आएगा वो भी चुकाना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट पर भी आपको रिटर्न मिल सकता है, वो भी यहाँ आ सकता है। जितनी चाहो उतने पॉइंट्स आप इसमें ऐड कर सकते हो। कंसेप्ट
वाइज क्लियर रहिए, उसके बाद जैसा क्वेश्चन में कहे उसी हिसाब से कर दीजिए, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि कैश बजट यहाँ हमारा बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव नहीं है इस चैप्टर में, क्योंकि यहाँ हम बजटरी कंट्रोल कर रहे हैं और उसमें मेनली क्वेश्चन जो है या तो आपके फंक्शनल बजट, जैसे मैंने सेल्स और प्रोडक्शन बजट करवाए उसमें से आता है, या फिर फ्लेक्सिबल बजट में से ज़्यादा आता है। कैश बजट के आ सकते हैं, लेकिन सिंपल सा क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। डिटेल में आपको करना है तो मैंने आपको बता ही दिया सोर्सेज कि कैश मैनेजमेंट में मैंने ये चीज़ डिटेल में करवाई हुई है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं अगर आपको डिटेल में उसको करना हो तो। बट फिर भी एक एग्जाम्पल इसका चलते चलते ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। एक सिंपल सा एग्जाम्पल लूँगा मैं कैश बजट का, ठीक है, उसको समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम काम करेंगे फ्लेक्सिबल बजट पर, ठीक है जी। तो एक एग्जाम्पल मैं आपकी बुक में से ही निकाल लेता हूँ बिल्कुल। तो ये देखिए, आपको बजट बनाना है कब से कब तक? कैश बजट बनाना है मई जून जुलाई, ठीक है, मई जून और जुलाई, इसके लिए कैश बजट बनाना है। इंफॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन एक बार देख लीजिए। मंथ ऑफ मार्च से शुरू है ये, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त तक है, अगस्त। क्रेडिट सेल, अब यहाँ क्रेडिट सेल्स बोल दिया है साफ साफ, ठीक है। नहीं तो आप जो है इसमें ये कर सकते हैं कि टोटल सेल्स भी दे सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसको टोटल सेल्स ले लेता हूँ, चेंज कर देता हूँ क्वेश्चन में। टोटल सेल्स, टोटल सेल्स मैंने लिख दी, वैसे ही लिख रहा हूँ मन से, 80,000, ठीक है, 90,000, 1 लाख, ठीक है। फिर मैंने यहाँ कर दिया भाई 80,000, फिगर ऐसे ले रहा हूँ ताकि आसानी से कैलकुलेशन हो जाए, 70,000 और ये मैंने कर दिया भाई 60,000। ये टोटल सेल्स है, ठीक है। अब परचेज, परचेज कितनी है? मान लीजिए मैंने कर दिया यहाँ 40,000, या मैंने कर दिया 50,000, या मैंने कर दिया 60,000, यहाँ मैंने फिर से कर दिया मान लो 45,000 का, यहाँ मैं कर देता हूँ 40,000 और यहाँ मैंने 30,000 कर दिया। ये मान लीजिए परचेज है। और क्या क्या एक्सपेंसेस हैं? और एक्सपेंसेस में मान लीजिए मैंने कहा वेजेस, कुछ भी ऐसे ही डाल दिया मैंने, 5, 6, 7,000, 4,000, 3,000, 2,000, ठीक है। और एक दो एक्सपेंसेस में और डाल देता हूँ, सेलिंग एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, पहले मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड डाल दिया मैंने, ठीक है। फिर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, या मैं कर देता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग ओवरहेड, दोनों को इकट्ठा कर दिया मैंने, क्योंकि अगर मैं तीनों के लूँगा तो फिर ये बड़ा लंबा सा हो जाता है और यहाँ पूरी स्क्रीन एक बार में मुझे दिखाई नहीं देती है, तो उसको बार बार स्क्रॉल करने में फिर प्रॉब्लम आती है। तो बस मैं केवल 2 एक्सपेंसेस यहाँ और ले रहा हूँ। तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस मैंने ले लिए 10,000, 12,000, 8,000, 7,000, 9,000, 10,000। और एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग एक्सपेंसेस को मैंने ले लिया मान लीजिए 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 7,500 और 9,000, ऐसे ही लिख दिया मैंने। अब आपको बताया गया है कि 1 मई को, 1 मई को, 1 मई को ओपनिंग बैलेंस कैश का था 8,000 रुपया, और इससे अब आपको बजट बनाना है। कुछ इन्फॉर्मेशन अभी आगे भी आएगी, ठीक है। आगे की जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको अभी पढ़कर बता देता हूँ। एक तो प्लांट आपको खरीदना है और उसकी पेमेंट करनी है, एक टैक्स की पेमेंट करनी है, ठीक है जी। फिर अपने सप्लायर्स को आप 2 महीने का क्रेडिट अलाउ करते हो, और अपने सप्लायर से आपको 2 महीने का क्रेडिट मिलता है, मतलब आप जो पेमेंट करते हो परचेज की वो 2 महीने बाद करते हो। और अपने जो डेट कस्टमर्स है उसको 1 महीने का पीरियड अलाउ करते हो। फिर आपकी जो टोटल सेल्स है उसमें 25% कैश सेल्स है, और कैश सेल्स पर आप क्या करते हो, 2% डिस्काउंट देते हो, कैश डिस्काउंट। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस जो हैं
और इनमें आधे महीने का क्रेडिट दिया जाता है, इनमें और वेजेज में। और ऑफिस सेलिंग एक्सपेंसेस इसमें 1 महीने का उधार चलता है। और इस आधार पर आपको कैश बजट बनाना है। ऑलमोस्ट मैंने लगभग सारे पॉइंट्स इसमें कवर करने की कोशिश की है। बाकी अब आप यहाँ देखें सॉल्यूशन तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ आपने लिखा कैश बजट, मैंने लिया इसमें कब से कब तक बनाना था, मई, जून और जुलाई। मई, जून, जुलाई। और इसमें जो वर्किंग नोट है उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, मैं आपको बता देता हूँ। तो जो भी कैलकुलेशन होगी सब वर्किंग नोट में होगी मैक्सिमम। तो ओपनिंग बैलेंस या ओपनिंग कैश बोल दीजिए, तो 1 मई का ओपनिंग बैलेंस था 8,000 रुपया, ठीक है, मैंने लिख दिया। अब रिसीट्स कौन कौन सी हो रही है, रिसीट्स हो रही है एक तो फ्रॉम कैश सेल्स, काम करेंगे वर्किंग नोट में, अभी लिख देते हैं। फ्रॉम डेटर्स, ठीक है, डेटर्स या कस्टमर्स, ठीक है, इसी तरह से क्रेडिटर्स या सप्लायर्स, एक ही बात। अच्छा, और क्या मिलेगा हमें, एक बार मैं इसको पढ़ लूं कि इसमें कोई और कलेक्शन वाला पॉइंट तो नहीं है। प्लांट है उसकी पेमेंट करनी है, टैक्स है उसकी पेमेंट करनी है, सप्लायर्स है उसको पेमेंट करनी है, एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग एक्सपेंसेस हैं उनकी भी सबकी पेमेंट करनी है। तो बाकी सब पॉइंट्स पेमेंट वाले ही। अगर आप फिर भी चाहें तो मान लीजिए मैं कहता हूँ इसमें एक पॉइंट ऐड कर देता हूँ कि मैंने कहा कि भाई आपने जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है 5 लाख रुपए का, और उस इन्वेस्टमेंट पर 10% मतलब जो उस इन्वेस्टमेंट पर आपको जो है मान लो 15,000 रुपए का रिटर्न मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा जून के मंथ में। तो वो आप यहाँ दिखा देंगे कि अर्निंग या इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 15,000 रुपया भैया जून में मिलेगा, ठीक है, यहाँ दिखा देंगे। और बाकी जो कुछ इसमें था क्वेश्चन में मैंने ले लिया, बल्कि मैंने अपनी तरफ से 2-3 पॉइंट इसमें ऐड भी कर दिए। तो ये आ गया आपकी टोटल रिसीट्स, और इसको मैंने ए से डिनोट कर दिया। टोटल तो तब आएगी जब ये पहले हम बाकी कैलकुलेशन कर लेंगे। फिर पेमेंट्स, अब पेमेंट्स कहाँ कहाँ करनी है, कितनी करनी है, पेमेंट्स को देखेंगे। पेमेंट्स हमें एक तो करनी है पेमेंट्स टू सप्लायर्स, अभी वर्किंग नोट में निकाल लेंगे, वैसे वर्बली है हो जाएगा, ठीक है, मैं भी आपको बता दूंगा। अच्छा, सप्लायर्स को और क्या क्या है भाई, अपनी वेजिज है, वेजिज की पेमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस की पेमेंट है, और अपने ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस की भी पेमेंट होनी है। और पेमेंट के लिए है एक तो प्लांट के लिए, प्लांट की पेमेंट है, प्लांट परचेज कर रहे हैं हम। इसके अलावा एडवांस टैक्स की पेमेंट है। ये सबसे सरल तरीका है जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ ये, क्योंकि इसमें क्या है कि आप एक बार लिख दो आपका पूरा फॉर्मेट हो गया, बस उसके बाद कैलकुलेशन करते चलो और उसको फिल इन द ब्लैंक्स करते चलिए, ठीक है जी। तो बस जो भी पेमेंट्स आनी थी सब आ गई, और यहाँ इसमें मिनिमम बैलेंस का कोई चक्कर नहीं है। तो यहाँ आप इसको सीधा टोटल रिसीट्स लिखेंगे, सॉरी टोटल पेमेंट, डी आपने लिखा। और ये जो आपका सरप्लस या डेफिशिएंसी आती है सीधा ही क्लोजिंग बैलेंस लिख सकते हो इसको। डेफिशिएंसी या सरप्लस तब लिखा करो जब मिनिमम बैलेंस का मैक्सिमम बैलेंस का कोई चक्कर हो। अब तो जो बचा वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाना है, तो जस्ट ए माइनस बी, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि हर बार हम क्लोजिंग बैलेंस को आगे कैरी फॉरवर्ड करें, ठीक है, हम जरूरी नहीं कि उसको लिंक करते हुए चलें। अगर आप हर महीने का अलग अलग इंडिविजुअल एस्टिमेट करना चाहते हैं तो आप जरूरी नहीं है कि फिर आप उसको अलग लेकर जाएं, आप हर महीने की रिसीट्स और पेमेंट को अलग अलग रखकर भी बना सकते हो। कुछ बुक्स में इस तरह से भी करवाया जाता है, ठीक है, बट जो जनरल ट्रेंड है वो यही है कि जो यहाँ क्लोजिंग बैलेंस होगा उसको वहाँ ओपनिंग बैलेंस के रूप में हम लोग आगे कैरी फॉरवर्ड करते रहेंगे। तो चलिए पहले इसमें काम करते हैं। कुछ चीज़ें पहले हम बात करते हैं अपनी
सेल्स के बारे में। तो अब यहाँ देखो सेल्स पे कैश सेल्स का पॉइंट था नहीं, मैंने इसमें ऐड कर दिया। मैंने कहा कि भाई देखो कैश सेल्स है 25% ऑफ टोटल सेल्स। ये सेल्स का तो चलो मैं आपको अलग से करके ही बताता हूँ। यहाँ आपने वर्किंग नोट लिखा, ठीक है जी। अब ये मैं यहाँ से ही लिख देता हूँ इसको, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ठीक है जी। और ये मैंने लिखी टोटल सेल्स। वर्किंग नोट बनाने में कंजूसी मत करना। अब ये मैंने तो यहाँ जो क्वेश्चन में लिखी थी उससे चेंज करके लिख दी थी वैसे। तो 80 90 1 लाख, 80 90 1 लाख, और आगे क्या था 80 70 60, 80 70 60। अब 1 बाय 1 चलो। पहले लिखो कैश सेल्स, 25% कैश सेल्स है। कर दो भाई, इसका 25% कितना हो जाएगा 20,000, इसका 25% 22,500, इसका 25% 25,000, इसका 25% 20,000, इसका 25% 17,500, और इसका 25% हो गया 15,000। इसमें से लेस कर दो कैश डिस्काउंट, डिस्काउंट दे रहे हो आप 2%, ठीक है। और सिंपली यूं बोल दे कैश डिस्काउंट, तो भी समझ जाओ कि कैश सेल्स पर ही दी जानी है। तो कैश डिस्काउंट 20,000 पर 2% कितनी हो जाएगी भाई, 20,000 पर 2% हो जाएगी भाई 400 रुपया। इस पर हो जाएगी 450 रुपया, यहाँ हो जाएगी ये 500 रुपया, यहाँ हो जाएगी 400 रुपया, यहाँ कितनी बैठेगी भाई 350, और यहाँ 300। तो नेट रिसीट्स फ्रॉम कैश सेल्स, नेट रिसीट्स फ्रॉम कैश सेल्स, तो भाई 20,000 में से 400 डिस्काउंट घटा दो, बाकी कितने बचेंगे 19,600 रुपये। यहाँ कितना मिलेगा 22,050 रुपये, 22,500 थे 450 घटा दिए। यहाँ 24,500, यहाँ 19,600, यहाँ 17,150, और यहाँ 15,000 में से 300 गए तो 14,700। अब मुझे बजट कब का बनाना है ये ध्यान रखना, मई जून जुलाई, इन तीनों की फिगर उठाओ, 24,500, 19,600, 17,150। इसको वर्किंग नोट नंबर 1 डाल दो। तो 24,500, 19,600, 17,150, 24,500, 19,600, 17,150, ये वर्किंग नोट नंबर 1 आ गया, ठीक है। अब क्रेडिटर्स सॉरी डेटर्स से कितनी पेमेंट मिली, तो उसके लिए पहले क्रेडिट सेल्स निकालो भाई, क्रेडिट सेल्स। अब क्रेडिट सेल्स कितनी बचेगी, यहां से देखो ध्यान से, ये सेल्स, ये कैश सेल्स, डिस्काउंट को छोड़ो, तो 80,000 में से 20,000 कैश सेल्स, तो बाकी क्रेडिट सेल्स कितनी बची, क्रेडिट सेल्स बची 60,000। ऐसी इसमें से इसको घटा दो, क्रेडिट सेल्स कितनी बची हमारी 67,500, यहाँ कितनी बची 75,000, यहाँ कितनी बची 60,000, और यहाँ कितनी बची 70,000 में से 17,500 मैंने लेस कर दिया, 70,000 माइनस 17,500, तो ये 52,500, और यहाँ बची भाई 45,000। अब क्या कहा गया है, ये जो क्वेश्चंस की जो आगे जो इंस्ट्रक्शंस है वो मैंने नहीं लिखी, तो मैं पढ़ रहा हूँ। तो पेमेंट है किस तरह से कि क्रेडिट टर्म्स ये कहती है कि सप्लायर्स तो आपको 2 महीने का क्रेडिट अलाउ करेंगे, और आप अपने कस्टमर्स को 1 महीने का क्रेडिट। अब इसका मतलब सिंपली रिसीट्स फ्रॉम डेटर्स, समझो बड़ा आसानी से कि ये जो पेमेंट है कौन सी, मार्च की, कब मिलेगी जाकर
अप्रैल में, 1 महीने बाद का मतलब यही तो है, 60,000 रुपया। ये वाली मिलेगी नेक्स्ट मंथ 67,500, ये मिलेगी नेक्स्ट मंथ 75,000, ये मिलेगी यहाँ नेक्स्ट मंथ 60,000, ये फिर से अगले मंथ 52,500, और ये फिर से आगे अगले मंथ जिसका हम बजट बना ही नहीं रहे। अपना बजट है, पीरियड है ये मई जून जुलाई, ठीक है ना, मई जून जुलाई, हाँ जी। तो इन पीरियड्स की रिसीट्स फ्रॉम डेटर्स, ये वर्किंग नोट नंबर 2 हो गया, 67,500, 75,000 और 60,000। 67,500, 75,000 और 60,000, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड भी किया जा सकता था, ठीक है, बेशक मैं बता चुका हूँ उसमें। अगर मैं आपसे यूं कहता कि भाई इसका 50% तो अगले महीने और बाकी 50% उससे अगले महीने, तब क्या करते, जैसे 60,000, इसका 50% 30,000 तो यहाँ, और बचा हुआ 50% अगले महीने 30,000 फिर यहाँ आता है। ऐसे ये एरो बनाइए अपने, उससे करिए ताकि दिक्कत ना आए। ऐसे 67,500 का 50% तो भाई यहाँ, अगर ऐसा होता तो, और बाकी 50% यहाँ, इस तरह से ये चलते रहेंगे कंटिन्यूशन में, ठीक है जी। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। चलिए, और पॉइंट्स क्या है, मेन तो चीज ये हो गई। इसके बाद रिसीट्स फ्रॉम इन्वेस्टमेंट थी, वो मैंने यहाँ लिखी थी। अब इसके बाद पेमेंट टू सप्लायर, सप्लायर्स हमें 2 महीने का क्रेडिट दे रहे हैं, तो अब आप इसको यहीं पे समझ लो। मार्च महीने की पेमेंट है कितनी, 40,000, जो सप्लायर्स को देनी है, वो कब दी जाएगी, 2 महीने बाद, यानी कि मई में, और अप्रैल की जून में, ठीक है, और मई की जुलाई में। यानी कि मैं यूं कह सकता हूं कि मार्च की, अप्रैल की और मई की, मार्च वाले की पेमेंट आएगी कहाँ, मई में, अप्रैल वाले की जून में, ठीक है, और मई वाले की जुलाई, ठीक है। और कंफ्यूजन होता है तो अपनी बाकायदा इसी ढंग से बना के एरो बना लीजिए, ठीक है ना। जैसे हमने लिखे 40,000, 50,000, 60,000, ठीक है, 45,000 और 40,000, ऐसे चलता रहेगा। तो ये पेमेंट यहाँ दिखा दो, ये पेमेंट इधर, ये वाली पेमेंट इधर। तो यानी कि मई, जून और जुलाई में कितनी कितनी पेमेंट आपको करनी है, 40,000 की, 50,000 की और 60,000 की। तो सप्लायर्स को पेमेंट करनी है 40,000 की, 50,000 की और 60,000 रुपये। वेजेस और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस के बारे में कहा गया 50%, सॉरी हाफ मंथ, 15 दिन के बाद, ठीक है। अब 50% का मतलब क्या है, आधा आधा, आधा उसी महीने, आधा अगले महीने। अब इसको जरा ध्यान से समझो, मैं एक बार पहले लिख दूं। वेजेस मैंने लिखी है 5, 6, 7, 4, 3, 2। वेजेस 5,000, 7,000, 6,000, 4,000, 3,000, 5, 6, 7, 4, 3, 2 उनका लिख गया। 5,000, 6,000, 7,000, 4,000, 3,000, 2,000। अब 50% का मतलब 15 डेज क्रेडिट का मतलब ये है कि भाई आधी तो उसी महीने, भाई 15 दिन बाद, 15 दिन तो उसी महीने मालेंगे, बाकी जो 15 दिन की वेजेज है वो अगले महीने। तो हम क्या करेंगे, 50% सेम मंथ और बाकी 50% नेक्स्ट मंथ। तो इस 5,000 का आधा, 2,500 तो इसी महीने और बाकी 2,500 अगले महीने दिया जाएगा। ऐसी 6,000 का 50%, 3,000 तो यहाँ, बाकी 50% 3,000 अगले महीने। ऐसी इसका 50% 3,500 यहाँ और बाकी 3,500 अगले महीने। इसका 50% 2,000 यहाँ
बाकी 2000 अगले महीने, और इसका 1500 यहाँ, बाकी 1500 अगले महीने। तो इस तरह से आप इसको लेंगे तो आप देखिए कि टोटल पेमेंट कितनी हो रही है। ये मार्च से शुरू है, मार्च, अप्रैल, मई। तो मई में कितनी पेमेंट हुई है, ये पेमेंट हुई है 6500, जून में 5500, और जुलाई में 3500, 6500, 5500, 3500, 6500, 5500 और 3500। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ये भी बिल्कुल इसी तरह से होंगे, इनमें 15 डेज का क्रेडिट लिया है मैंने। तो यहाँ पर भी आप ऐसे ही करेंगे कि इस 10,000 में आधा यानी कि 5,000 तो यहाँ, बाकी 5,000 इधर। इन 12,000 में आधा यानी कि 6,000 यहाँ, बाकी 6,000 आगे। इन 8,000 का आधा 4,000 तो इधर, बाकी 4,000 आगे। इन 7,000 का आधा 3500 यहाँ, बाकी 3500 आगे। इन 9,000 का आधा यानी कि 4500 यहाँ और बाकी 4500 आगे। और ऐसे ही 10,000 का आधा 5,000 यहाँ, बाकी 5,000 आगे। तो मई, जून और जुलाई में क्या आ रहा है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, मई में पेमेंट आ रही है टोटल 6 और 4 10,000 की, जून में 7500 और जुलाई में ये है 8,000 की। ठीक है, लेकिन आप इसको करके देख लेना ऐसे ही। तो 10,000, 7,000 और 8,000 मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 10,000, 10,000, 7500 और 8,000। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, इसमें सिंपली बोला है 1 महीने का क्रेडिट। तो 1 महीने का क्रेडिट, चलिए भाई क्वेश्चन कहाँ गया अपना, ये देखिए एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग एक्सपेंसेस 1 महीने का क्रेडिट, यानी कि जनवरी वाला फरवरी में, तो मार्च वाला अप्रैल में, अप्रैल वाला मई में, मई वाला जून में, जून वाला जुलाई में, बस ऐसे। तो यानी कि मई में कौन सी पेमेंट आएगी, अप्रैल वाली, जून में मई वाली और जुलाई में जून वाली। तो 1 महीना पिछली पेमेंट कर दो। तो अप्रैल की पेमेंट है 5,000, ये मई में शुरू होगी, तो 5, 6 और 7, ठीक है, 5,000, 6,000 और 7,000, 5,000, 6,000, 7,000। सोचा तो ये था कि कैश बजट और फ्लेक्सिबल बजट दोनों कराएंगे, लेकिन लग रहा है कि हो पाएगा इसमें सिर्फ आज कैश बजट ही। ये म्यूट हो जाइए भाई। तो 5, 6 और 7,000। अच्छा, प्लांट आपने परचेज किया है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ उसमें डिटेल क्या दे रखी है। प्लांट है 16,000 रुपए का, और वो जुलाई में आएगा आपके पास, मई, जून, जुलाई, ये रहा जुलाई। जुलाई में आपके पास आएगा और आपको उसकी 10% पेमेंट तुरंत करनी है, बाकी 3 महीने बाद। 16,000 रुपए की कॉस्ट है उसकी, तो उसका 10% आपको तभी करना जब प्लांट आएगा। तो 1,600 तो यहाँ देना है, बाकी 3 महीने बाद, वो अपने अभी बजट पीरियड में आ नहीं रहा है। फिर और क्या है इसमें, एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स 8,000 रुपया है, ठीक है। और उसकी आपको पेमेंट करनी है मार्च में और जून में। तो मार्च तो अपने बजट पीरियड में आ नहीं रहा, जून में हमें 8,000 रुपये यानी कि देने हैं, वो हम दिखा दें। और भाई अब बिल्कुल सिंपल सा काम रह गया, ये आपने किया टोटल रिसीट्स, इसका टोटल करो। जैसे अगर हम करना चाहें तो 24,000 प्लस 67,500 प्लस 8,000, ये टोटल आता है 99,500। और यहाँ पेमेंट कितनी आएगी, 40,000, 40,000 प्लस 6,500 प्लस 10,000 प्लस 5,000, ये आएगा 61,500। और वो कितना था, 99,500। तो ये 38,000 रुपीज़ का आपके पास कैश बैलेंस बचेगा। और इसको फिर आगे ले जाना और ये बन जाएगा आपका
जून का ओपनिंग बैलेंस एंड सो ऑन। इस तरह से आप इसको करते चलिए। तो इस तरह से आप लोग कैश बजट बना सकते हैं डिफरेंट सिचुएशंस में। यहाँ थोड़े से पॉइंट्स डिस्कस करने के चक्कर में थोड़ा सा टाइम हमने एक्स्ट्रा लगा दिया इसमें। तो फ्लेक्सिबल बजट जो है चलिए नेक्स्ट टाइम करेंगे। बाकी फ्लेक्सिबल बजट बहुत हद तक उस तरह से मिलता जुलता है जैसे हमने ओवरहेड बजट बनाए थे। हमें सिंपली आइडेंटिफाई करनी है 3 कॉस्ट। पहली बात, जो टोटल कॉस्ट स्ट्रक्चर दे रखा है उसमें वेरिएबल कॉस्ट क्या है, फिक्स्ड कितनी है और सेमी वेरिएबल कितनी है, और सेमी वेरिएबल में फिक्स्ड कितना है और उसका वेरिएबल पोर्शन कितना है। और फिर हम देखेंगे कि अब जो बजट बना रहे हैं तो उस पीरियड में क्या उन कॉस्ट में कोई चेंज आ रहा है। मान लो कह दे कि मेटल पे 5 रुपये पर यूनिट था, लेकिन अब जब हम बजट बनाएंगे तो नेक्स्ट ईयर ये मेटल 10% से बढ़ जाएगा इसका भाव, तो 5 रुपये 50 पैसे हो जाएगा। तो जस्ट उसको आइडेंटिफाई करना है और सिंपली इस तरह से करना है। तो बहुत हद तक जैसे कॉस्ट में कभी टेंडर प्राइस आप लोग पढ़ते हैं, ठीक है, यूनिट कॉस्टिंग पढ़ते हैं, उससे मिलते जुलते से ही क्वेश्चन उसके होते हैं। तो चलिए उसको नेक्स्ट टाइम के लिए रख लेते हैं। आज इतना ही, आज कैश बजट ही करवा पाएंगे।